नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत 2.0 पॉडकास्ट चैनल में। मैं विकास कुमार शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के एक और ज़िला के बारे में जिसका नाम है चंपारण, जहाँ से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया था, जो अंग्रेज़ों द्वारा नील की खेती पे एक्स्ट्रा कर लगाया गया था वहाँ के किसानों के पर, और उसके लिए गांधी जी ने वहाँ से अब आंदोलन शुरू किया था। ये तो रही इतिहास की बात। और उस समय एक और जो सबसे मुख्य किरदार था इस आंदोलन के, राजकुमार शुक्ल जी, उनका नाम इसलिए लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने किसानों के जो समस्या थी उसको बहुत गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने बार बार संपर्क किया गांधी जी से कि आप आइए यहाँ से ये आंदोलन शुरू कीजिए। तो आज भी उसी तरह का और भी लोगों का ज़रूरत है ताकि हम इस ज़िले को और बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं वहाँ पे पहले बटन का उद्योग शुरू हुआ था मेसी में, चंपारण में, पर अभी के समय में उस उद्योग का जो हाल है बहुत ही धीरे धीरे गिरता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रोडक्शन होना चाहिए था, जिस तरह से उसका नाम बनना चाहिए था, उस तरह से उसका नाम बन नहीं रहा। और पर्यटन के लिहाज से भी बहुत अच्छा तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन है वहाँ पे जैसे कि अशोक के टाइम का स्तंभ भी है, आपका स्तूप भी है, बौद्ध भगवान वहाँ पे अपना पहला वक्तव्य भी रखे थे चंपारण में ही, उससे भी उसका महत्व है। और अभी का जो भी सिचुएशन है चंपारण का और कैसे हम उसको और बेहतर कर सकते हैं और डिस्कस करेंगे आदित्य से। धन्यवाद विकास जी और भारत 2.0 की टीम यहाँ आने के लिए और इस बिहार सीरीज के लिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कशन के लिए। गोल हमारा इस डिस्कशन का यही है कि हम किस तरीके से गवर्नमेंट बॉडीज़ की अटेंशन हम अट्रैक्ट कर सकें और द एंड गोल इज़ टू हेल्प पीपल ऑफ बिहार। तो जैसा कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण बोथ, तो एक तो आपने गांधी जी की बात बोली जो कि बिल्कुल सही है। गांधी जी ने अपनी आंदोलन वहाँ से शुरू की और वहीं से चंपारण फेमस हो गया अक्रॉस द ग्लोब। बट अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, जैसे हम हिंदू माइथोलॉजी में जाएं, तो चंपारण और उसके इर्द गिर्द इलाके का बहुत गहरा इम्पोर्टेंस है रामायण में। आप देखिएगा वाल्मीकि नगर जो जगह है वहाँ पे वेस्ट चंपारण में, वहाँ पे सीता जी रही थी एग्जाइल के टाइम पे, लवकुश वहाँ हुए थे, वाल्मीकि जी का आश्रम था वहाँ। इसके अलावा वो जो पूरा एरिया है कई तरह से रामायण से कनेक्टेड है, चाहे आप सीतामढ़ी देख लीजिए, जनकपुर देख लीजिए, और वहाँ की जो नदियाँ हैं उनका भी बहुत इम्पॉर्टेंस है। जैसे संगम है वहाँ पे भी, जैसे एक संगम तो आपका इलाहाबाद प्रयागराज में हो गया, लेकिन एक संगम वहाँ पे भी है जहाँ गंडक के साथ दो नदियाँ मिलती हैं जो हिमालय से आती हैं। हाँ, बागमती मिलती है या नहीं? हाँ, तो छोटी स्ट्रीम्स हैं। तो पॉइंट ये है कि हम चंपारण को ना, चंपारण बहुत ही पिछड़ा इलाका माना जाता है क्योंकि जनरली कोई वो उधर विज़िट नहीं करना चाहता है। जैसे रक्सौल हो गया, नरकटियागंज हो गया, सब कुछ छोटे इलाके हैं जो बेसिकली नेपाल बॉर्डर के पास में है। तो वहाँ स्मगलिंग भी होती है और थोड़ा बहुत ट्रेड भी होता है। बट हमें अगर इस पर्टिकुलर पूरे बेल्ट को डेवलप करना है तो हमें तीन चीज़ों को मिक्स करना पड़ेगा। पहले तो लेट्स स्टार्ट विथ देयर स्ट्रेंथ। तो वहाँ पे अगर आप देखिएगा आज के डेट में भी जनरली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर पे ही वहाँ के लोग डिपेंड करते हैं, जिसमें कि शुगर केन का बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ, शुगर केन का बहुत इंपॉर्टेंस है। और आप वहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि वहाँ से लेकर के गोपालगंज तक शुगर केन के आपको बहुत सारे मिल्स मिलेंगे जहाँ पे कि जैगरी और ये सब प्रोड्यूस किया जाता है, और शुगर केन की प्लांटेशन भी होती है। तो उसके अलावा वीट, पैडी और फिर मेज जो नॉर्मल एक फर्टाइल लैंड में होता है। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि
जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं और एग्रो प्रोडक्ट से रिलेटेड, हम वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं, क्योंकि वो चीज़ें पॉसिबल है। शुगर केन आपको वहीं पे होता है, वहीं पे आप छोटे छोटे इंडस्ट्रीज आप बनाइए और अक्रॉस इंडिया आप एक्सपोर्ट कीजिए, बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होगी, चूँकि ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट है वो नेपाल बॉर्डर के पास में है, तो आप प्रॉपर वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स और इन सब चीज़ों को आप बना सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आती है वो है रिन्यूएबल एनर्जी की। तो आप सोलर और सोलर के साथ साथ आप ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि सिर्फ सोलर पैनल्स नहीं बल्कि पम्प्स एंड ऑल, जो कि आपको हेल्प करे इरिगेशन में, वो चीज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आती है टूरिज़्म की। तो मैं टूरिज़्म सबसे पहले इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो जगह बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ के लोगों की मानसिकता भी इस स्टेज पे नहीं है कि वहाँ पे टूरिज़्म के लिए कुछ डेवलप भी हो सकता है। तो आप अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 900 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा में फैला हुआ है और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के साथ साथ जो दूसरे एरियाज मैंने डिस्कस की, जैसे सीतामढ़ी हो गया, जनकपुर हो गया, ये संगम हो गया, उसके अलावा जो आसपास के और भी इलाके हैं, उनको हम कंबाइन करके एक बेल्ट बना सकते हैं जिसमें हम इको टूरिज्म के इको एज वेल एज रिलीजियस टूरिज्म का एक कंसेप्ट दे सकते हैं कि आप यहाँ पे आइए, आप नेचर को एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ रिलीजियस टूरिज्म भी कीजिए। लेकिन उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं जानते हैं, तो हमें उसको प्रमोट करना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि देखिए ये जनकपुर का ये इंपॉर्टेंस है, ऑल्दो जनकपुर नेपाल में पड़ता है बट उसका ये इंपॉर्टेंस है, सीतामढ़ी का ये इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पे आपका जो वाल्मीकि आश्रम हो गया उसका ये इंपॉर्टेंस है। तो जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो हम डेफिनेटली टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हैदराबाद में भी बहुत सारे लोग चंपारण के बारे में जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ चंपारण को एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट के टाइप से जानते हैं कि भाई गांधी जी आए थे, कुछ उन्होंने किया था, उसके बाद भारत को। गांधी जी का भी है वहाँ पे, तो म्यूजियम भी है, तो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा म्यूजियम है। हाँ, तो मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगती है ना वो ये है कि देखिए ये जो पूरा बेल्ट है ना, ये हमारे पास हिंदू लोगों की जनसंख्या इंडिया में करीब 80 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई 70-80%, मतलब प्रिटी श्योर 80 करोड़ से ऊपर ही होगी। तो जब हमारे पास इतनी बड़ी जनसंख्या है जिसकी पूरी की पूरी हिंदू मैथोलॉजी वहाँ से कनेक्टेड है, तो आप उसको क्यों नहीं कैपिटलाइज कर रहे हैं भाई? आप उसको कैपिटलाइज करके वहाँ बहुत अच्छे आप रेजिडेंसेस बना सकते हैं, टूरिस्ट हब बना। अगर ये अयोध्या के लिए हो सकता है, एक समय पे आज से 10 साल पहले अयोध्या की क्या स्थिति थी वो आप जानते हैं। और यहाँ पर भी किसानों को फ्लड का जो समस्या है उससे भी सामना करना पड़ता है हर साल। लोग बोलते हैं कि नेपाल पानी छोड़ देता है, करेक्ट, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाता है वहाँ पे। करेक्ट। तो इस चीज़ को भी सुधारा जा सकता है। हाँ, तो ये इस चीज़ पे मैं आने वाला था। तो जब हम बात करते हैं ना कि नदियाँ बाढ़ लाती हैं, तो जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि दुनिया के कई देश दे ईगरली वांट टू हैव दिस रिवर्स, मतलब वहाँ पे नदियाँ नहीं है इसलिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में ये नदियाँ होने के बावजूद हम इसकी जो खूबसूरती है उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। भाई ये हमारा जो लैंड है फर्टाइल है वो इन्हीं नदियों की वजह से है। सारे देश के पास ये लिवरेज नहीं है, आप इस बात को समझिए। तो हमें बस ये इंश्योर करना है कि हम वाटर को कैसे मैनेज करें। आप जब बाढ़ का फ्लड का टाइम हो तो आप जैसे एक बैराज है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था गंडक पे, तो सिसवा के ऊपर एक बैराज है गंडक के ऊपर जो कि हेल्प करता है फ्लड मैनेजमेंट में और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने में भी। तो हाँ, मैं रिन्यूएबल एनर्जी में इसलिए आता है कि देखिए हाइड्रो और सोलर इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपन यहाँ पे कर सकते हैं, और ये इंश्योर करेगा कि हम वाटर मैनेजमेंट प्रॉपरली करें और हम फ्लड से बचाएं इन जगहों को। तो देखिए फ्लड मुझे लगता है कि फ्लड कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं था बिहार के लिए। ये एक मतलब मानव के द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम है। और अभी तक देखिए इसमें जो चंपारण है, होल चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, इन दोनों जिलों के मिलाकर सिर्फ 2 ही ऐसा जगह है जिसको हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डेवलप है। जैसे अगर पूर्वी चंपारण की बात करें तो मोतिहारी बोला जाता है, और पश्चिमी चंपारण की बात करें तो बेतिया, हाँ। जहाँ पे कुछ मतलब काम करने वाले ये छोटे मोटे उद्योग हैं, जैसे कि बटन फैक्ट्री का जो मैं बात कर रहा था, जो फर्स्ट टाइम लोग सीप से वहाँ पे बटन बनता है,
तो वो भी रोज़गार मतलब धीरे धीरे जो उसका जिस तरह से उसको प्रमोट करना चाहिए था, गवर्नमेंट को उसको सपोर्ट करना चाहिए था, उस तरह सपोर्ट उसको किया नहीं गया। और मुझे ये भी लगता है कि देखिए जब शुगर केन आप इतना प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे, तो इथेनॉल और कुछ कुछ जो उससे प्रोड्यूस की जाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी प्लांट्स भी आप बना सकते हो। उसके बाद आजकल फैशन में भी शुगर केन के फैब्रिक्स काफ़ी ट्रेंड में आए हुए हैं, जैसे जूट की फैब्रिक्स बहुत ट्रेंड में है, तो शुगर केन से बने हुए प्रोडक्ट्स भी आज के टाइम पे काफ़ी फेमस है। तो फिर बात वही आ जाती है जीआई टैग्स की, कि भाई अगर ये जगह इस पर्टिकुलर चीज़ों को प्रोड्यूस करता है तो हम जीआई टैग्स दें, उनके कुछ प्रोडक्ट्स की जीआई टैग्स दें। और जैसे रक्सौल हो गया, एक रक्सौल एक जगह है जो कि फिर बॉर्डर के पास पड़ता है ना, तो हम रक्सौल को एक ट्रेडिंग हब बना दें फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, वहाँ पे वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, इन सब प्लांट्स को बनाएं। और मुझे लगता है कि बाढ़ कभी से भी एक समस्या नहीं है, उसका समाधान यही है कि भाई आप प्रोएक्टिव स्टेप्स लीजिए और फ्लड को कंट्रोल कीजिए। मतलब और आज की मॉडर्न एज में फ्लड को कंट्रोल करना बहुत ही सिंपल काम है, बस एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। और इट विल टेक सम टाइम बट द रिवॉर्ड्स विल बी फॉर एवर। और कृषि में भी सुधार लाने का ज़रूरत है, जो अभी नए तरीक़ा से जो खेती हो रहा है, किस प्रकार से और लैंड को और हम फर्टिलाइज कर सकते हैं, किसानों को और कैसे हम मदद कर सकते हैं। और इसमें भी जो अभी पैक्स का चल रहा है बिहार में, तो उसमें बहुत ज़्यादा धांधली है। जो उनका धान है वो सही दाम पे बिक नहीं पाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलना चाहिए, मतलब दावा तो करता है गवर्नमेंट कि भाई हम उसको उतना दे रहे हैं, पर जो हकीकत ये है कि उसको मिल नहीं पाता है। इस वजह से किसान भी फ्रस्ट्रेट हैं कि भाई हम इतना मेहनत करते हैं, बाढ़ से मेरा फसल बर्बाद होता है, साल भर का मेहनत है, उसके बाद भी जो हमको चाहिए वो हमको मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे मुझे वही लगता है कि देखिए आप किसान को कनेक्ट कर सकते हैं वही स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के साथ, कि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाइए, या फिर जब आपके पास कोई जीआई टैग हो जाएगा, तो जैसे काला नमक चावल के बारे में बात हम लोग कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश का जो खास करके नॉर्थ उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, वहाँ पे काला नमक चावल अच्छा खासा होता है। तो लोग अगर फार्मिंग के साथ साथ इन सब चीज़ों में भी इंगेज रहेंगे ना, तो वो आमदनी अच्छा बना सकते हैं, राइट। और वो एक पर्टिकुलर सिंगल चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं, बशर्ते कि सरकार थोड़ा प्लानिंग के साथ इन चीज़ों पे काम करे। और मुझे लगता है कि 2 से 3 साल में अगर प्लानिंग अच्छे तरीके से सरकार करती है ना, तो वहाँ के लोगों को फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा और रेवेन्यू भी जनरेट होगी, और रेवेन्यू जनरेट होगी तो सरकार और री इन्वेस्ट कर सकती है। और इस शिक्षा के बारे में भी तो यही है कि कैसे हम एजुकेशन बेस लेवल पर ज़्यादा हम बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम खाली सिर्फ शिक्षकों का बहाली करके नहीं, बशर्ते कि स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करके छोटा छोटा जगह पे जो बेटर स्टूडेंट हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कम मतलब उनके पास संसाधन नहीं है फिर भी वो अच्छे पढ़ाई करते हैं, तो उस तरह के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रोत्साहित करके और उनको हम अवार्ड देकर आगे हम उनको बढ़ा सकते हैं। बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई इससे, और अगर शिक्षा मजबूत होगा तो रोज़गार ऑब्वियस है कि पैदा होगा। और इसीलिए जो पहले भी मैं डिस्कस किया हुआ हूँ कि हर अनुमंडल में एक नवोदय या उसके इक्विवेलेंट लेवल का कोई स्कूल होना चाहिए। और जो पढ़ाई होती है ना, वो कॉन्टेजियस होती है। अगर आपके उस अनुमंडल से कुछ अच्छे बच्चे निकलते हैं, उनको प्राइज़ दी जाती है, उनको थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है, और यहाँ पे अगर पैसा खर्चा करते हैं ना, तो इट रिवॉर्ड्स। आप अगर फ्री में किसी को पैसा देते हैं तो उसका उतना महत्व नहीं होता है, क्योंकि आप सिर्फ वोटर को लुभाने के लिए वो पैसा दे रहे हैं। लेकिन कोई काबिलियत अपनी शो करता है, उसके बाद आप उसको रिवॉर्ड करते हैं, तो वो मतलब लोगों में भी एक कॉम्पिटिटिवनेस की भावना प्रोड्यूस करता है, और वो फिर एक स्टेट को या एक डिस्ट्रिक्ट को आगे लेकर के जाता है। तो नवोदय विद्यालय बनाना, जो बच्चे वहाँ से टॉप करते हैं, अच्छा करते हैं, उनको रिवॉर्ड करना, स्कॉलरशिप देना फॉर हायर एजुकेशन। हाँ, इसमें टीचर का भी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो लोग ये ना समझे कि भाई सिर्फ मेरा ऐसे ही है, ड्यूटी है, जाना है 4 घंटा अपना पूरा करके आ जाना है, हमको बच्चों को पढ़ाएं चाहे नहीं पढ़ाएं। अगर वो जब तक इस तरह से जागरूक नहीं होगी, नहीं भाई हमको शिक्षा एक्चुअल में देना है, एक्चुअल में हमको बच्चे को पढ़ाना है, उसका फ्यूचर ब्राइट करना है, तो इस तरह का भी इनिशिएटिव आगे काम कर सकता है। देखिए, ये एक समस्या बहुत कॉमन है कि
अभी आप इस लेवल पे बात कर रहे हैं, मैं इवन आईआईटीज़ और बड़े लेवल पे आईएम्स के लेवल पे भी बात कर सकता हूँ कि वहाँ पे भी जब हम मतलब सारे टीचर्स सारे प्रोफेसर्स इस लेवल के नहीं हैं जो बहुत शिद्दत से पढ़ाते हो। मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ अपने ग्रैंडफादर की। वो बेचारे सीनियर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी के टीचर थे, ठीक है, लेकिन जब आप उनके पास पढ़ने जाते हैं ना तो वो फिर आपको लगेगा नहीं कि वो मतलब सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी की वो टीचर हैं, क्योंकि वो उस एनर्जी और उस मोटिवेशन के साथ पढ़ाते हैं कि भाई मुझे इस स्टूडेंट को सिखाना है। तो ये भावना टीचर में नहीं रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये भावना पैसे से आ सकती है तो यू शुड इंक्रीज द सैलरी ऑफ टीचर्स। मतलब उनके मन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, मैं सिर्फ काम करने के नाम पे काम कर रहा हूँ। वो थोड़ा दिल से आना चाहिए। तो इसमें मुझे लगता है कि टीचर को भी रिवॉर्ड करना चाहिए जो टीचर अच्छा करते हैं। और जिसे हम बोलते हैं ना फीडबैक मैकेनिज्म, आप स्टूडेंट से आप फीडबैक लीजिए कि ये टीचर कैसा कर रहा है। तो वो थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए स्टूडेंट शरारती होते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर चीज़ रिलेटिव होता है, राइट। अगर कोई टीचर, अगर 10 टीचर्स हैं, राइट, उसमें से 2 टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट कितना भी शरारती है ना, उस 2 टीचर को डेफिनेटली वो वोट अच्छा करेगा। बिल्कुल। तो ये फीडबैक और स्टूडेंट्स की जो प्रॉपर फीडबैक होती है कि कौन सा टीचर अच्छा कर रहा है, उससे आप टीचर को फिर रिवॉर्ड कीजिए। मतलब इवन उनकी इंक्रीमेंट्स इस पे डिपेंड करनी चाहिए, उनको इंसेंटिव्स मिलनी चाहिए, और इंसेंटिव्स अच्छा मिलना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप 2000-5000 रुपये दे दिए और एक मेडल दे दिए, भाई आप बहुत बढ़िया काम कर लिए, नहीं, वो यूजलेस है। मतलब वो फिर टीचर मोटिवेट ही नहीं होगा। तो एजुकेशन देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप इसको सही कीजिएगा ना तो बाकी चीज़ें अपने आप रास्ते पे आ जाएगी। और एजुकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ये जो 3 स्टेज होता है ना, ये बहुत क्रिटिकल होता है। हम बाद में कभी बात करेंगे कि हमें एजुकेशन सिस्टम पे कैसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वही फ्रैक्चर्ड है। और मैं इस बात को सोच बहुत परेशान होता हूँ कि कल के डेट में जब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एग्रेसिव तरीके से जब इंडियन मार्केट में आएगा, अभी तो आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं AI को। मैं चूँकि ऐसे फॉर्म में काम करता हूँ जो कि AI और उससे एसोसिएटेड सर्विसेज पे काम करती है, AI जब आना शुरू होगा ना तो वो इस रफ्तार में आएगा ना कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि वो ट्रांसफॉर्म कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल, आज से 10 साल पहले कोई ये नहीं सोच सकता था कि UPI कैसे काम करेगी। आप सोच सकते थे, एक नॉर्मल पर्सन सोच सकता था? नहीं कर सकता था। आज के डेट में एक जो वेजिटेबल वेंडर भी है उसके पास भी UPI का स्कैनर है, वो UPI यूज़ करता है। तो ये तो हुआ कि सहूलियत प्रदान कर रहा है, लेकिन अगर आप अपने एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदलिएगा और वही जो पुरानी 40 साल 50 साल पहले वाली चीज़ें आप पढ़ते रहिएगा, तो इतना मैसिव तरीके से आपको स्लैप किया जाएगा ना कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं होगा कि सरकार बहुत कोशिश कर ले तो वो रोक देगी चेंज को। अब जैसे 1991 का केस देख लीजिए, इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन और अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखा हुआ था। स्टॉक मार्केट इतनी गंदे तरीके से क्रैश करना शुरू किया, हमारी इकोनॉमी इतना गंदा परफॉर्म करना शुरू की कि दे वर हेल्पलेस। देखिए, इन्होंने चाह करके 1991 में वो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नहीं लेकर के आए, दे वर फोर्स टू डू इट। उनको फोर्स किया गया कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को खोलना ही पड़ेगा। तो या तो आप उस समय के लिए वेट कीजिए कि जब आपको फोर्स किया जाएगा कि आप इन चीज़ों को सीखो, नहीं तो आप एक्सटिंक्ट करोगे, या फिर आप पहले से ही प्रोएक्टिव स्टेप्स लो, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करो और इंश्योर करो कि जो गांव का भी बच्चा है ना वो भी मॉडर्न चीज़ें पढ़ रहा है। अदरवाइज आप समय वेस्ट कर रहे हो आप उनका। मतलब कि इन 4 चीज़ों पे अगर सरकार और ध्यान देती है तो इस ज़िले का भी वैसा ही डेवलपमेंट हो सकता है जैसा कि हम लोग चाहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन और टूरिज्म। करेक्ट, टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन बना सकते हैं हम लोग। हाँ, तो ये था आज का डिस्कशन चंपारण के ऊपर। धन्यवाद।